हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल पर। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपने बिलीफ को डे टू डे लाइफ में मैनेज कर सके और रेगुलेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। सेल्फ मैनेजमेंट is also referred to as self control is the ability to control one's emotion, thoughts and behavior effectively in different situations. सेल्फ मैनेजमेंट जिसे हम लोग सेल्फ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, ये वो एबिलिटी है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम कैसे अपने इमोशन, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सेल्फ मोटिवेशन और अपने लिए फ्यूचर गोल सेटअप करना भी जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बेटर होता है वो अपने लाइफ के जितने भी पर्सनल और प्रोफेशनल टर्म्स होते हैं उनमें बेटर परफॉर्म करते हुए उनको देखा गया है। Therefore, employers too strongly prefer people with good self management skill. इसलिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो कि आपको नौकरी देते हैं, वो भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को नौकरी दे जिनका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ज्यादा बेटर है। बात करते हैं टॉपिक हमारा बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अपने काम में बेटर परफॉर्म करने के लिए आपका पास कुछ स्किल्स का होना जरूरी है, जैसे कि डिसिप्लिन, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म। अगर आप इन सारे पर्सनालिटीज को, एबिलिटीज को अपने में डेवलप कर सकते हो तो आप पर्सनल और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी बेटर कर पाओगे। अब बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में जिन पे मास्टर करके आप अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला आपका आता है सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर का मतलब हुआ कि जब आप अपने पर्सनैलिटीज के बारे में अवेयर हो, आपको पता हो कि आपके गोल्स क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके शॉर्टकम्स क्या है और आपका जो मजबूत पक्ष है वो क्या है। अगर इन सब के बारे में आपको पता होगा तो आप हर सिचुएशन को सही से हैंडल कर पाओगे, उसको सही से इंटरेक्ट कर पाओगे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को। इसलिए आपका सेल्फ अवेयर होना, खुद के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है एग्जाम्पल के लिए, तो आप कोशिश करो कि जब आप इंटरेक्ट करो तो उसमें आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का दोनों का इस्तेमाल करो। दूसरा, आप बैकएंड में अपने इंग्लिश को बेटर करने के लिए लगातार काम करते रहो ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको पूरा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का। एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई काम दिया गया है, मान लीजिए कि आप स्कूल मॉनिटर हो या क्लास कर सकते हो, क्लास मॉनिटर हो। आपको टीचर ने असाइन किया है कि आप अपने क्लास में जितने बच्चे हैं उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सेकेंड पीरियड या फिर उसी दिन के लास्ट पीरियड तक आप सबमिट करो। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लास्ट पीरियड तक उनको कलेक्ट कर टाइम पर पहुंचा दो। तो अगर आप तो अगर आप इस तो अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से पूरा करते हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ मार्क इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। क्या मार्क आप पुट कर रहे हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और फ्यूचर में भी टीचर आप पे भरोसा करके कोई काम दे सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली टीचर की नजर में आपका जो भी लेवल है, आपका जो भी पोजीशन है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। थर्ड आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है आपके सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट को लेके।
आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी काम आपको दिया गया आप उस काम को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही क्या करो, कंप्लीट करो और डिसिप्लिन होके उस काम को टाइम पर सबमिट कर दिया करो। फोर्थ आपका है एडेप्टेबिलिटी। स्टे करेंट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अपॉन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वो है आपका एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टिव का मतलब ये हुआ फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में, वो है आपका एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपकी वो पावर जिसमें आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को मोल्ड करते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो, आप हमेशा नए चीजों को सीखने और नए प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी रहते हो। ये हुआ एडेप्टेबिलिटी। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी टीम में एक ऐसे पर्सन का होना बहुत जरूरी होता है जो अपने हालात को, अपने डिसीजंस को समय के अकॉर्डिंग क्या करे, मोल्ड करता रहे, उसमें चेंजेस करता रहे, क्योंकि चेंज करने से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी एआई फील्ड काफी पॉपुलर हो गई है। अगर कोई सोच कर है कि एआई फील्ड को हम इग्नोर करके अपने काम को कर लेंगे तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका है कि आप एआई फील्ड के अकॉर्डिंग जो फिर एआई जो भी आपकी कॉम्पिटेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को क्या करो, आप बदलते रहो, नई चीजों को सीखते रहो। ये आपको हो गया फोर्थ पॉइंट, एडेप्टेबिलिटी। अब आते हैं सेशन 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ने के पहले हमें जानना जरूरी है क्या कि स्ट्रेस होता क्या है। So stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demand or trait। मतलब स्ट्रेस को कह सकते हैं वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल रिएक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं जब भी हमसे कोई चीज का डिमांड किया जाता है या हमको किसी चीज पे का प्रेशर दिया जाता है। इन डिमांड्स को या इन थ्रेट्स को हम कहते हैं स्ट्रेसर, और स्ट्रेसर्स वो रीजन है इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि टीचर ने आपको एक होमवर्क दिया कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है विद इन 3 डेज। तो यहाँ पे अब आपके पास एक प्रॉब्लम आता है कि आपको इतने शॉर्ट टाइम दिया गया है प्रोजेक्ट को सबमिट करने का, तो उसकी वजह से आप किसी चिंता में आ सकते हो, आपका इमोशन चेंज हो सकता है। आप पहले खुश थे, अब आप ये सुन के कि आपको बस 3 दिन मिला है उसके लिए आप दुखी हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, स्ट्रेसर्स हो गए। मतलब जो डिमांड आपसे किया गया कि आप 3 दिन के अंदर दो, ये डिमांड आपका क्या हो गया, स्ट्रेसर हो गया। और ये सारे स्ट्रेसर मिलके ही स्ट्रेस को क्या करते हैं, पैदा करने का काम करते हैं। अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें बात ये आती है कि आप कैसे प्लानिंग कर रहे हो अपने हर दिन के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, साथ ही साथ आप अपने अल्टीमेट गोल्स को कैसे प्राप्त करते हो, आप अपने लाइफ में, अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में किस तरीके से चीजों को बैलेंस करके चलते हो ताकि आपको किस तरीके का स्ट्रेस लेना जरूरत ना पड़े। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको किन किन तरीके से हेल्प करता है। पहला, ये आपको एक मजेदार लाइफ प्रोवाइड करता है, आप अपने काम को समय पर कंप्लीट करते हो, साथ ही सबमिट भी करते हो। अगर आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा ऑब्वियस आप खुश रहोगे। फोर्थ आपका है कि आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, साथ ही साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही से हैंडल कर लिया है। आते हैं अगले स्टेप पे, द स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। पहला स्टेप है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। सबसे पहले तो बात यह आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो कि नहीं हो। इसका कुछ सिम्टम है कि सिर का दर्द होना, नींद नहीं आना सही से, दुखी होना बिना बात का, एक्सेसिव चिंता करना, ये सब आपका एक सिम्टम है जिससे कि कोई कह सकता है कि आप क्या हो, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस पे हो। दूसरा स्टेप,
आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग स्ट्रेस। सबसे बड़ी बात आती है कि अब ये पता चल गया स्ट्रेस में हो, बट ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हो सकता है वो रीजन ये हो कि आपके माँ बाप से आपका अच्छा संबंध नहीं रहा, या ये कह सकते हो कि आपका कोई फैमिली प्रेशर हो, फ्रेंड प्रेशर हो किसी चीज को करने के लिए, तो भी आपका स्टेप 2 के अंदर आ जाता है। स्टेप 3, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। आपको उन सारे तरीकों को आपने आजमाना पड़ेगा इसके द्वारा आप अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो। और इसे हम कैसे करेंगे? यूज टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। आप इसके लिए अलग अलग टाइम मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि अपने काम को सही से कंप्लीट करके रखा करो। स्टेप 3 आपका है स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए ये काफी जरूरी है कि आपका फोकस आपका काम पे हो। आप अपने काम को जिस दिन किया कहा गया है डिलीवर करने के लिए उसके पहले रेडी करके रखो। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को सही से चेकलिस्ट करते हो, सही से समझते हो, तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना जरूरी है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पे कुछ सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दिए हुए हैं जिनका फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस को कम से कम कर सकते हो। पहला है टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना ना पड़े। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जब भी आप स्ट्रेस फील करो तो बेटर है आप किसी तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज में आप अपने आप को शामिल कर लो, क्योंकि जब आपको फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई रनिंग हो, तो उसमें आपका माइंड जो है उस वक्त एक्सरसाइज में लगा होता है, तो कोई भी दूसरे विचार आपके दिमाग में आते ही नहीं है। ऑब्वियस है फ्रेश एयर हमारे मूड को साथ साथ हमारे हेल्थ को भी क्या करता है, बेटर बनाने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा है वह है हेल्दी डाइट। एक हेल्दी डाइट हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के काफी काम आता है। एक बैलेंस डाइट जो होता है जैसे कि दाल रोटी वेजिटेबल्स, ये हमें जो जरूरत की मजबूती है बॉडी को चाहिए, जो जरूरत का चाहिए एनर्जी चाहिए, वो उसके द्वारा हमें प्राप्त। तो इस तरीके से एक हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फोर्थ आपका है पॉजिटिविटी। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस। और जब आप कहीं बात करते हो, कोई चीज सोचते हो, अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है उसके बारे में सोचोगे तो आप काफी स्ट्रेस में रहोगे, अपने काम में 100% दे नहीं पाओगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये समझ जाते हो कि आपकी अच्छी बातें क्या है, आप क्या अच्छे से कर सकते हो, अगर आप पॉजिटिव फील करते हो, तो कई बार जो है वो चीजें उतनी गलत होती भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ नो डिलेइंग। क्लास नोट्स को सही से कंप्लीट करना, अपने जो भी असाइनमेंट है उनको सही से ऑर्गेनाइज करना, इन सब चीजों को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हमारे एकेडमिक लाइफ को काफी इजी बनाने के वो काम आता है। स्लीप बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि अच्छे दिन के लिए आप कम से कम दिन भर में 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। गोइंग टू a relative place such as your grandparents house or new place during your summer vacation can help you break from the normal routine and come back afresh। जब आप अपने हॉलीडे के समय अपने पूर्वजों के घर जाते हो, अपने दादा नानी से मिलते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक रूटीन डे से क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है, प्लस आपको नई नई चीजें देखने को और सुनने का अवसर भी आपको प्राप्त होता है, जो कि आपका कोई भी स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप शांत रहते हो, अपने आप पे आपका कंट्रोल है, तो आपके पास एक एबिलिटी होती है कि आप इंडिपेंडेंट होके बिना किसी पे डिपेंड होके काम कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप अकेले काम करते हो, कोई काम को अकेले लेते हो, तो आप खुद सेल्फ अवेयर होते हो, खुद की मॉनिटरिंग खुद से करते हो, खुद की गलतियों को खुद सुधारते हो। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। थर्ड, आपको कोई बताता नहीं है कि आपके गोल को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको पता है कि आपको गोल फुलफिल करना है, तो आप इनिशिएटिव आप खुद लेते हो। फोर्थ, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो
और उसका ब्लेम किसी और पे नहीं देते हो। फिफ्थ है कि आपके पास एबिलिटी बनती है कि आप चीजों को जल्दी सीखते हो और लगातार सीखते रहते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको मिला है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए, और उस प्रोजेक्ट में एक है कि एक में ग्रुप मिलके काम कर रहा है। अब ग्रुप मिलके काम कर रहा है तो उसमें कई बार होता ये है कि जब ग्रुप मिलके काम करता है तो कई बार आप प्रोजेक्ट के जुड़े हुए चीजों को करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हो। आप कहते हो कि तुम ये कर लो, या चीजों को बांट देते हो, ठीक है। तो आप खुद के काम भी कर देखते हो, दूसरे के काम को भी देखते हो। कई बार आपको पुश करना होता है कोई काम के लिए, आप अगर नहीं कर पा रहे हो कंप्लीट तो। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट आप खुद बना रहे हो तो उसमें अंतर क्या आता है, उसमें आपको पता है कि आपको मिला हुआ डेडलाइन, आपको 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है। तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दिन रात खुद लगे रहोगे, आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहोगे। अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है, इन केस पहले वाले सीन में जहाँ पे ग्रुप में काम करते हो, तो मोस्टली क्या होता है कि हम उसके फेलियर के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हम मोस्टली ग्रुप के बाकी मेंबर को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा वैसे नहीं हुआ, या तुमने लेट कर दिया, ये सब कर दिया। जबकि आप खुद अकेले काम करते हो तो आप किसी को ब्लेम करने के लिए आपके पास है ही नहीं, आप खुद पे डिपेंडेंट हो। तो वहां पे आपको पता होता है कि अगर मैं फेलियर हो गया, अगर मैंने गलती कर दी तो इसका सारा का सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। तो इस प्रोसेस में आप ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा सीखते हो कई बार, ठीक है। तो ग्रुप में होने का अपना फायदा है, इंडिविजुअल होके काम करने का भी अपना एक फायदा है। अगला बढ़ते हैं टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करो और उसको मैनेज करना सीखो। और सिर्फ अपने इमोशन के नहीं, बल्कि दूसरे के इमोशन को भी आप समझो और उनको मैनेज करो। इसी एबिलिटी को कहते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब इमोशन के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन को क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। इसमें कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका आता है इमोशनल अवेयरनेस एबिलिटी, जिसमें कि आप अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करते हो और उसको एक नाम देते हो, ठीक है, तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है हार्नेसिंग इमोशन। ये एबिलिटी सबसे जरूरी है क्योंकि इसमें आप अपने इमोशन को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते हो बल्कि उसको यूज करते हो अपने फायदे के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। थर्ड आपका है मैनेजिंग इमोशन। इसमें एबिलिटी है कि आप कैसे अपने इमोशन को रेगुलेट करते हो और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करते हो, और साथ ही साथ दूसरों को मदद करते हो कि वो कैसे अपने इमोशन को अप्लाई करें, और उनकी हेल्प करते हो उनके इमोशन के द्वारा उनके फायदा पहुंचाने के लिए। ये आपका आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, दोनों एक कॉम्पिटिशन में पार्ट करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन होता है स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और उस पार्टिसिपेंट के दौरान दोनों ने मेहनत किया, दोनों दोस्त थे, ठीक है, दोनों ने मेहनत किया। एक बच्चा टॉप किया, एक बच्चा टॉप नहीं कर पाया, किसी वजह से वो फेल कर गया। अब इसमें दो इमोशन आते हैं। जो बच्चा टॉप किया है, ठीक है, वो ऑब्वियस खुश है। जो बच्चा फेल कर गया या फिर नहीं हो पाया, उससे फेल नहीं कहेंगे हम, मतलब वो कम्पीट नहीं कर पाया सही से, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो रैंक नहीं ले पाया, तो वो उदास होगा। तो अगर तो जो बच्चे उदास है, मतलब जो टॉप नहीं कर पाया, अगर उस चीज को वो दिल पे ले ले, इमोशन में वो डिप्रेस हो जाए, तो वो अपने एबिलिटी को सही से हार्नेस नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। मतलब एक फेलियर या एक चीज को अचीव नहीं कर पाने के कारण से वो अगर डिप्रेस हो जा रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, काफी खराब है। वहीं पे अगर इसको पॉजिटिवली ले ले, ठीक है, वो क्या करे, अफसोस सबको होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अफसोस करे, बट उसको पॉजिटिव ले कि हाँ कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार और मेहनत करेंगे, सीखेंगे कि अगर वो टॉप किया है तो किस वजह से टॉप किया है, उसमें क्या अच्छी बात थी, उसे सीख के हम अपने आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये वो अपने इमोशन को बेटर तरीके से यूज करना। ये हुआ किसके लिए, ये वो फेलियर के लिए, मतलब जो टॉप नहीं कर पाया। दूसरा बच्चा टॉप कर गया, जो वो खुश है, अच्छी बात है, टॉप कर गया। पर इसमें दो चीज हो सकता है। एक तो ये कि वो टॉप हो गया है, इस खुशी में वो अगर ओवर द टॉप हो गया, ओवर द टॉप मतलब वो अपने दोस्तों से थोड़ा सा ईगो में बात करने लगा, थोड़ा सा वो शो करने लगा। अगेन ये इमोशन का गलत यूज है। आप टॉप हो गए, आप खुश हो, बट इसके साथ एक क्या आता है, आप जेनरस होते हो। मतलब आप अगर किसी दोस्त आपका टॉप नहीं कर पाया, वो अपने उस लेवल पे नहीं आ पाया, तो आप कुछ चिढ़ाओगे नहीं, उसको मजाक नहीं उड़ाओगे, बल्कि जाकर सांत्वना दोगे, ठीक है, एक दोस्ती का हाथ मिलाओगे आगे। और
तो ये हुआ एक बेटर तरीका अपने इमोशन को कंट्रोल करने का। बट वहीं अगर कोई दूसरा पर्सन स्टॉप कर रही है और उसको वो अपने ईगो पे ले ले, अपना बहुत शो ऑफ करने लगे, दूसरों को चिढ़ाने लगे, तो वो अगेन इमोशन का गलत यूज हो गया। आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों ही केस में, फेलियर के केस में भी और स्टॉप करने के केस में भी, दोनों में इमोशन को कंट्रोल करना काफी जरूरी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हो अच्छे से। पहला है अपने इमोशन को समझना, अपने बिहेवियर को परखना कि मैं कहाँ सही कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, और उस पर काम करना। दूसरा, तार्किक होना, रैशनलाइज होना। आप कोई डिसीजन अचानक मत लो, गुस्से में आके या चिढ़ में आके, थोड़ा तो समझो और फिर डिसीजन लो, तो ज्यादा वो इफेक्टिव होता है। हालांकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ट्राई चाहिएगा लोगों को कि हर वक्त जो है गुस्से में आके या हर वक्त एक्साइटमेंट होके कोई डिसीजन नहीं चाहिए लेना। थर्ड आपका आता है प्रैक्टिस। मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो भी करो, ऐसा जो भी काम जो कि आपको रिलैक्स करे, जो आपको मेंटल पीस दे, या डांसिंग हो, कोई आपको फेवरेट हॉबी हो, तो उन सबका प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहो, ताकि आपका जो मेंटल पीस है वो बना रहे। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने इमोशनल को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बात करते हैं हम लोग सेल्फ अवेयर होने का। इसका मतलब हुआ कि आप अपने स्ट्रेंथ और अपनी कमजोरियों को, वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही है कि आपको पता हो कि आप में क्या कमियां हैं, और साथ ही साथ आपको पता हो कि आप में क्या एक एक्स्ट्रा टैलेंट है जो आपको अपनी कमियों को छुपाने में या उसको ओवरकम करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स आता है। इसमें देखिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको बताता है कि आप कौन हो। आपका बिलीफ, आप किन पे बिलीफ, चीज पे बिलीव करते हो, वो बताता है आप कौन हो। आपका बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपका परवरिश कैसा है, आपका किसी चीज के लिए ओपिनियन क्या है, ये आप बताता है कि आप कौन हो। आपके पसंद नापसंद और आपके वैल्यूज, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको आप बनाता है। ठीक है, अब आता है नोइंग योरसेल्फ। इसमें बात आती है कि आप कौन हो, अपने आप को कैसे समझोगे। इसमें आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपके पसंद, आपके नापसंद, आपके बिलीफ्स, आपके ओपिनियंस, आपका बैकग्राउंड, आप कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो, किसमें अच्छे हो, किसमें बुरे हो, ये सब मिलके आपको आप बना रहा है। ठीक है, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सबसे पहला, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक, नेम, क्वालिफिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब बात करते हैं आप कौन हो ये जानने के लिए, तो इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके नाम की बात नहीं कर रहे हैं, आपके फादर नेम, मदर नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके लोकेशन की, हम आपके एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम ये बात कर रहे हैं कि आप कितने क्वालिफाइड हो, या आपका रिलेशन क्या है लोगों से कैसा है। हम बात कर रहे हैं कि आप अंदर से कैसे हो, आपकी बिलीफ क्या है, आपका पसंद नापसंद क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, इन सब के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपने आप को समझ रहे हो। और समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं एक बच्चा है, जिसे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग इशू है। ठीक है, हकलाता है वो, बट साथ ही साथ उसका मैथ अच्छा है। अब जो बच्चा हकला रहा है उसे पता है अगर कि मेरा स्टैमरिंग इशू है, और इस साथ साथ ही उसे ये भी पता है कि वक्त के साथ कि ये क्या होगा, चीज सही होगा, पूरा खत्म नहीं होगा बट सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो, क्योंकि वो स्टैमरिंग करता है तो ऑब्वियस है लोग उसको इस पर टीज करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तो अब उसे अगर पता है कि मेरा ये वीकनेस है, तो अगर वो इस बुली होने से या इसको जो मजाक उड़ाया जाता है उससे वो डिप्रेस हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है, वो हानिकारक हो जाएगा। तो उसे क्या करना है, वहां पे उसे ये करना है कि उसे इतना जानना है कि मेरा जो वीकनेस है इसको हम ओवरकम कैसे करें। तो उसे ये जानना जरूरी है, और उसे पता होगा ये बात कि मेरा मैथ अच्छा है, तो क्या कर सकता है वो, अपने मैथ पे कमांड करेगा। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि उसमें वीकनेस पे काम नहीं करेगा वो, उसे अपने वीकनेस पे काम भी करना है। उसको स्टैमिनिंग का प्रॉब्लम है, तो वो सीखेगा, जानेगा, थेरेपी लेगा, और वक्त के साथ उसको क्या करेगा, सही करने का कोशिश करेगा। ठीक है, बट उसे अगर ये पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैथ, तो फिर क्या करेगा, वो मैथ पे काम करना स्टार्ट कर देगा।
मैथ को इतना वो स्ट्रांग बना लेगा, मैथ के सब्जेक्ट को वो अपने इस पे कमांड कर लेगा कि उसके स्टैमरिंग पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और ये होता है, ये रियल फैक्ट है कि अगर आप में कोई कमी है, आप उस कमी के सामने अपने स्ट्रांग पॉइंट को इतना आगे रख दो कि उस पर किसी का ध्यान ना जाए, तो ये काफी आसान हो जाता है लाइफ। तो ये एक तरीका है। अगर आपको पता है कि आपकी क्या खामियां हैं, क्या आपकी अच्छाइयां हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो आप एज ए पर्सन ज्यादा अच्छे से क्या करोगे, ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जिससे अगर पता है कि आपका क्रिएटिव राइटिंग क्या अच्छा है और उस पर काम करो। आपको पता है कि आप लोगों के सामने अच्छे से बोल सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आप उस पर काम करो। आपको गिटार बजाना अच्छा आता है, आप उस पर काम करो। आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, कि आपको मैथ्स में इशू आता है, आपको इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है, आप गेम्स में उतने अच्छे नहीं हो। आप गेम्स में अच्छे नहीं हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको गिटार बजाने आता है, तो आप गिटार अच्छे से बजाओगे, लोग आपको गिटार के लिए सुनने आएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कैसे आप अपने वीकनेस को हैंडल करते हो। अब इसको एक सिंपल समझते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप आ गया कौन सा, बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन, मतलब सबसे पहले ये जानना कि आप हो कौन। नेक्स्ट आपका आता है कि ये जान लेना एक बार कि आप हो कौन, आप में क्या कमियां हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ पॉइंट है, आप अगला स्टेप लेते हो कैसे उसको इम्प्रूव करोगे। और थर्ड, एक बार इम्प्रूव कर लोगे तो आप अपने आप में काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। अब कौन कौन सा टेक्निक है, ठीक है, जिससे कि आप जो है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला है फाइंडिंग स्ट्रेंथ और एबिलिटी, थिंकिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। सबसे पहले ये जानो अपने स्ट्रेंथ को जानने के लिए कि आप देखो कि आप किस चीज में बेटर हो, कौन चीज करके आपको अच्छा लगता है, आप सक्सेस पाते हो। एक बार वो जान लोगे तो आपको अपने स्ट्रेंथ को पता करना आसान हो जाएगा। दूसरा, ये जानना कि लोग आप में क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ये पता नहीं चला, हो सकता है किसी को आपको गाना पसंद है, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो आप जब सोचोगे कि लोग को मेरे में क्या पसंद है, देखोगे अच्छा लोगों को मेरा गाना पसंद आ रहा है या लोगों को मेरा डांस पसंद आ रहा है, तो आप उस पर काम करोगे। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। सर वही बात आ जाती है कि आप खुद के लिए वक्त निकालो, खुद के लिए सोचो कि आप किस में बेटर हो और उस पर फिर काम करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है फाइंडिंग वीकनेस। अपने वीकनेस को, अपने कमजोरी को पता करना, फाइंड आउट करना सक्सेस पाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको पता है किस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, किन चीजों में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसको सही करके आप एक बेटर रिजल्ट पा सकते हो। जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अपने सामने वाले पर्सन से उसके फीडबैक लो। वो फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको एक सही फीडबैक मिले। पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो बेटर है। अगर आपको कोई मिलता है नेगेटिव फीडबैक, तो उसको आप बहुत ही वेलकम वे में लो। आप उनसे पूछो कि क्या कमियां हैं और उन कमियों को सही करने की कोशिश करो, तो ही आप अपने काम में या अपने लाइफ में सही से सक्सेस पा पाओगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट और एबिलिटी ये दो अलग चीज होती है। इंटरेस्ट क्या होता है, जिन चीजों को करने में आपको मजा आए, आपको खुशी मिले, वो आपका हो गया इंटरेस्ट। डांस करने में आपको मजा आता है, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। आपको पेंटिंग में मजा आता है, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। आपको गाने में मजा आता है, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। जो चीजें इंटरेस्ट की होती हैं उसमें आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप खुद ब खुद करते हो क्योंकि आपको करना वो पसंद है। साथ ही साथ जो चीजें आपके इंटरेस्ट की होती हैं उनमें आप लगातार बेटर करने की कोशिश करते हो, उनमें आप कोशिश करते हो कि नई चीजें सीखो और नई चीज को इम्प्लीमेंट करो। ये बात होगी इंटरेस्ट की। बात करें अब एबिलिटी का, तो एबिलिटी आपका वो नेचुरल कैपेसिटी होता है जो आपके पास होता है किसी काम को करने की। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको डांस करने का इंटरेस्ट है, ये आपका शौक है, और हर एक व्यक्ति जिसे डांस करने का इंटरेस्ट है वो जरूरत नहीं कि क्या बन जाए, प्रोफेशनल डांसर बन जाए। क्योंकि डांस करने का पसंद होना और उसमें कैपेबिलिटी होना कि वो एक बेटर डांसर बन सके, ये दोनों अलग चीज होती है। तो डांस करना पसंद होना ये आपका इंटरेस्ट हो गया। और अगर आप में एबिलिटी है कि आप अपने पसंद को, अपने शौक को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो,
तो वो आपकी होगी एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बात क्लियर करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनेबल यू टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब और टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। मतलब ये कि आपको एबिलिटी इनेबल करता है कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क को या काम को एक हाई प्रोफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर पाओ। जैसे मैंने कहा पहले ही, एग्जांपल के लिए आपको डांस पसंद है, आपको गाना पसंद है, तो हर एक व्यक्ति जो डांस कर रहा है या गाना गा रहा है वो एक प्रोफेशनल सिंगर या प्रोफेशनल डांसर नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शौक है, जरूरत नहीं है उसको एज ए करियर वो अपना लेकर जाए। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डांस करना पसंद होता है, वो उनका पैशन होता है, और उसमें वो इतने एबल होते हैं कि उसको एज ए करियर भी क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वो। तो ये दो तरीके की चीज हो गई, इंटरेस्ट और एबिलिटी। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? आपका इंटरेस्ट, जरूरत नहीं कि आपका एबिलिटी हो जाए। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत है। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।